बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने ये बताया है कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त क्या होगा। कानूनी जो पेशखैमियाँ इस वक्त जाहिर की जा रही हैं या जो पेचीदगियाँ इस वक्त जाहिर की जा रही हैं, जो बयानिया एक तरफ बनाया जा रहा है, उसका बैन सबूत आज दे दिया गया है। DG ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बात यह की गई कि सानिया 9 मई हाजिर फौजी अफसरान जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान हैं जिनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, 3 मेजर जनरल्स हैं, 7 ब्रिगेडियर्स हैं जिनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो रही है। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। 9 मई का सानिया सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये एक मंजरनामा जिसपे वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि खुद एहतसाबी का अमल भी इदारे के अंदर जारी है और इदारा जो है वो ऐसी किसी भी कार्रवाई में कहीं पे भी हुज्जत से काम नहीं लेगा, अतमाम हुज्जत नहीं करेगा, बल्कि बाकायदा तौर पे कार्रवाई होगी और यह पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान रियासत इदारों इसके खिलाफ कोई भी अगर कोई अमल दोहराएगा तो उस पे कानून का शिकंजा सख्त किया जाएगा। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी हेयरिंग हुई जिसमें 7 रुकनी बेंच ने आज जब केस की समाअत की तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने एतराज़ किया है, जिसके बाद बहुत सी बातें होती रहीं। चीफ जस्टिस ने बहुत से कलमात कहे, लेकिन उसके बाद जस्टिस मंसूर जो हैं वो खुद बेंच से अलहदा हो गए। फिर 6 रुकनी बेंच ने समाअत की है। एक तरफ फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस की समाअत जारी है जिसमें चीफ जस्टिस का यह कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का फैसला होने से पहले कोई ट्रायल ना हो, और दूसरी तरफ ISPR की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। ये केसेस को लेके नैरेटिव क्या बनाया जाएगा, मंजरनामा क्या होगा, इकदाम किस हद तक सख्त हो रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिन हाज साहब, कानूनी माहिर राजा आमिर अब्बास साहब और हमारे रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। साकिब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आज समाअत का हाल बताइए कि जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्होंने अटॉर्नी जनरल से पिछली समाअत ये पूछा था कि मुझ पे अगर कोई एतराज़ है तो बताएं, तो अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से कहा गया हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आज फिर क्या एतराज़ आयद किया गया था और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जवाब क्या था? आज जो जैसे ये समाअत जो है वो आज शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्ट्रम पे आ गए, और ये एक बड़ा एक गैर मामूली होता है कि 2 दिन पहले इतनी बड़ी अदालत में अटॉर्नी जनरल जो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होते हैं तो उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानिब से पूछा गया कि किसी भी वकील को, सामने जो वकला थे, पटिशनर्स भी थे, गवर्नमेंट साइड से भी मतलब अटॉर्नी जनरल भी खड़े थे, तो सबसे पूछा कि किसी भी वकील को अगर कोई इतराज़ है तो अभी मुझे बता दें, मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। तो सब ने यक जुबान होकर कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं। आज अटॉर्नी जनरल जो है वो उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने कहा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं इनकी जो एक रिश्तेदारी है, रिलेटिव है एक पटिशनर के, और वो पटिशनर हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। उनके हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनके क्योंकि रिलेटिव हैं तो इसलिए बेहतर ये है कि ये जो है वो इस केस की समाअत ना करें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने तो पहली समाअत पे ही ये कहा था, तो उस वक्त सब ने कहा कि हमारा कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद जो है वो बेंच से अलग कर लिया। अगरचे जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो रिएक्शन था वो मुख्तलिफ था, उनकी जानिब से जो सख्त जो है वो अल्फाज भी कहे गए और उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत बज़ाहिर जो है वो इस केस को आगे नहीं चलाना चाह रही है। और जिस तरह की टेक्निकलिटीज हमने देखी कि पंजाब के जो इलेक्शंस थे वहां पे टेक्निकलिटीज का सहारा लिया गया, फिर वो फैसले आए, फिर 4-3 और इस किस्म की बहसें आई, और जो लाइक माइंडेड जजेस का भी एक जो रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने कि कहा जाता है कि लाइक माइंडेड जजेस हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो चीफ जस्टिस उस वक्त जो है बोले, और जो दीगर जजेस जो पिटिशनर के जो वकला थे उनकी जानिब से भी रोस्ट्रम पे आके बात की गई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर ये उनका मौक़िफ़ है, और उन्होंने कहा कि अगर किसी फरीक पर मुझ पर एतराज़ है तो मैं जो है वो खुद जो है वो बेंच से अलग कर रहा हूं, और उसके बाद वो बेंच टूट गया। दूसरी दफा जब बेंच टूटा है रोजाना की बुनियाद पे अदालतों में जाते भी हैं, बेंच टूट गया, और उसके बाद जो है वो ये बेंच 7 और 7 से अब जो है वो 6 तक जो है वो पहुंच चुका है। आपको आवाज आ रही है साकिब? जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज। आप रोजाना की बुनियाद पे समाअतों को सुनते भी हैं, आप देखते भी हैं, क्या इस तरीके से पहले कोई नजीर मिलती है कि जज खुद पूछे
कि क्या आपको मुझ पे एतराज़ है, आगे से जवाब ना में आए और उसके बाद फिर खुद से एतराज़ कर दिया जाए और उसके बाद बेंच से अलहदा हो जाएं जज साहिबान? ऐसी कोई जो है वो हमें नज़ीर नहीं मिलती। पहली बात तो ये है कि जजेस पूछते ही नहीं है। मतलब आप किसी भी कोई भी पार्टी है, एक्स है या वाई है या किसी जानिब से भी अगर कोई एतराज़ होता है, कोई भी उनका पॉइंट होता है तो वो बेंच के सामने रख देते हैं, जजेस पूछते नहीं है। मतलब जजेस का जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनका पूछना भी अनप्रेसिडेंटेड था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मामूली था। और अटॉर्नी जनरल जो है वो उन्होंने कहा कि ये मेरी जाती राय नहीं है, मतलब मैं खुद जो है वो आप पे ऐसा कोई एतराज नहीं उठा रहा, बल्कि मेरे जो क्लाइंट हैं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये एतराज उठा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीफ जस्टिस ने भी कहा लाइक माइंडेड जजेस के हवाले से, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से पास्ट में हम देखते हैं कि रिसेंट पास्ट में जितने भी अहम केसेस हुए उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह पर हुकूमत की जानिब से कभी कोई ऐसा एतराज सामने नहीं आया। पहली दफा ये पाकिस्तान में बहुत सी चीजें पहली बार देखने को मिल रही हैं। हालात भी जो इस केस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उनकी तरफ से आ रहे थे और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनका माइंड भी क्लियर है और बजाहिर ऐसे लग रहा था कि वो हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट की पिटीशन जो है कहीं फेवरेबल जो है वो पिटिशनर के फेवरेबल को फैसला भी दे सकते थे। लेकिन यह है कि अब हुकूमत ने इतराज किया, वो बेंच से अलग हो गए हैं। अब जो है वो 6 रुकनी बेंच इसका फैसला करेगा। पाकिस्तान में हालात जो है वो बहुत से गैर मामूली देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, मुआशी हो या कानूनी तौर पे पेचीदगियां। ब्रिगेडियर साहब, देखा जाए कुछ दिन पहले सदर प्यूटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये 2 दिन पहले की बात है। सहाफ़ी ने उनसे एक सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त रशिया के अंदर जो हालात हैं और जो बगावत अंदरूनी तौर पे हुई थी, क्या आप उसके बाद इतना ज़र्फ रखते हैं कि आप किसी को माफ़ कर सकें? तो उन्होंने कहा जी मैं रखता हूं, सिवाय एक चीज़ के। तो पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप माफ़ नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा जी बगावत। आज DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, उसके जो मंदरजात थे उसको अगर बगौर देखा जाए तो उसमें इदारा खुद एहतसाबी के ऊपर भी यकीन रखता है, खुद एहतसाबी का अमल भी जारी है। पहले तो ये बताइए कि क्या इतने बड़े पैमाने के ऊपर खुद एहतसाबी का अमल आपको माजी में देखने को मिला या ये गैर मामूली हालात हैं जिसमें देखने को मिल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खुद एहतसाबी का अमल जो है इसकी वजह से फ़ौज पहचानी जाती है। जो कहते हैं कि फ़ौज एक ऐसा वाहिद अदारा है जो डिसिप्लिन के तमाम जितने उसके कायदे ज़वाबित हैं उन सबको उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और बिला तफरीक करता है, चाहे वो चीफ आर्मी स्टाफ 4 स्टार की फैमिली हो, जैसे कि एक्स 4 स्टार की फैमिली के मतलब DGISPR ने बताया कि अगर वो इस किस्म की कोई एक्टिविटी में मुलविस हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करेंगे तो उनको भी जो है वो एहतसाब के दायरे में लाया गया, जो हमारा खुद एहतसाबी का अमल है, बिकॉज वो पेंशन ड्रॉ करते हैं पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट से। इसी तरह जो है एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को जैसे कि DGISPR ने बताया कि नौकरी से बर्खास्त किया गया और 3 मेजर जनरल्स हैं और 10 के करीब ब्रिगेडियर्स हैं कि जिनको उनकी दानिस्ता या गैर दानिस्ता जो भी उनकी जो भी कार्रवाई हुई होगी, जो उनके कोर्ट मार्शल के प्रोसेस के अंदर या उनको एक सख्त अदबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, तो ये इसकी मिसालें पहले भी मौजूद हैं। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स जो किसी किस्म की भी इस तरह की कोई उनसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है तो फौज ने अपना जो हमारा पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसके तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। इसी वजह से फौज जो है वो अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने लॉ एंड ऑर्डर की लॉ कानून की वजह से और खुद एहतसाबी की वजह से जानी जाती है। तो ये कोई नया कोई वो एक्टिविटी नहीं है। इससे पहले भी सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ जब उन्होंने कोई उनसे कोताही हुई है तो उसके ऊपर मैं ये बात तो कर ही नहीं रहा ब्रिगेडियर साहब कि ये कोई नई बात है, क्योंकि माजी में तो हमने बहुत सी ऐसी मिसालें सुनी हैं, खबरें भी सुनी हैं और माजी करीब के अंदर ही सुनी है। मेरा पूछना ये कि इतने बड़े पैमाने पे 102 लोगों के ट्रायल्स की बातें हो रही हैं, इतने ब्रिगेडियर्स की, 3 मेजर जनरल्स की, 3 आला फौजी अफसरान की, ये जो इतने आला सतह के ऊपर या निचली सतह के ऊपर भी ये एहतसाबी का अमल है, इसकी कोई नज़ीर है गैर मामूली हालात में? जंगी हालात में नहीं, गैर मामूली हालात जो नॉर्मल हालात होते हैं, क्या उसमें देखा है ऐसा कुछ? देखिए, 102 जो लोग हैं वो फौजी नहीं है। वो मेरे ख्याल के अंदर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है वो ऐसे सिविलियंस हैं जो कि ऑलरेडी सिविल कोर्ट्स ने मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ रेफर किए हैं, क्योंकि 17 किस्म के मुख्तलिफ कोर्ट्स इस वक्त भी जो है वो इनेक्टेड हैं और अपना काम कर रही हैं विद इन आर्मी भी, और इस तरह के जो लोग उससे मुलविस हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आज एक बड़ा चुभता सवाल ही पूछा गया कि अगर आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे
और फौज ने बड़ा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और किसी किस्म की एक बयानिए के मुताबिक कि खुदा न खास्ता फौजी ऑफिसर्स वो खुद इसमें या उनके कुछ एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे कि इस तरह के जना हाउस को जलाया जाए या बाकी कुछ छावनियों के अंदर जो जलाओ गिराव की कैफियत हुई थी, तो फिर ये सजाएं क्यों दी जा रही हैं। तो उसका बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया कि ये ज़रूरी नहीं था कि आपने गोली फायर करनी थी, इस तरह के हालात तक या जिसमें जलाओ गिराव की नौबत आ जाएगा, हालात पहुंचे क्यों? क्योंकि जब भी आप फौज के अंदर कोई डिफेंस बनाते हैं तो उसकी लेयर डिफेंस होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो उसका तमाम जो आप अगर वो डिफीट होती जाती है तो आप उसके कॉन्टीजेंसी प्लान्स बनाते हैं। तो कॉन्टीजेंसी के हिसाब से सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो उसका रिस्पांस करते, चाहे वो लोगों के ऊपर तो फायर करना तो ये हम सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानी आर्मी जो है एटलीस्ट वो प्रिकॉशंस लेके उनके साथ डील करके उनसे बातचीत करके हवाई फायरिंग करके यहाँ नहीं ना दिया जाता। तो लिहाजा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में और वाज़ेह नज़र भी आया कि जब उनके बैरल्स के अंदर लाइव अम्यूनिशन था, इसके बावजूद उन्होंने किसी जो मुजाहिरीन थे उनके ऊपर फायर नहीं किया। लेकिन यहाँ तक नौबत पहुंची क्यों, इसकी वजह से उनको सजाएं हुई है। तो ये कोई गैर मामूली नहीं है। जब उनका उन्होंने गैर दानिस्ता उनके साथ जो भी उन्होंने कोई कोताही अगर की है अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज के डिस्चार्ज करने में, तो उनके खिलाफ लाजमी शवाहिद मौजूद होंगे और फौज कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करती, शवाहिद के ऊपर ही वो सजाएं और जजाएं देती है। ठीक, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। राज बाज साहब साथ मौजूद हैं। फौज ये कहती है आज वाज़ेह तौर पर बयानिया ये आया कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए, जो सहूलतकार रहे, उनका एहतसाब होगा। और उन्होंने कहा जी 102 लोगों के फौजी ट्रायल्स हो रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। अब एक तरफ चीफ जस्टिस साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये समाअत जारी है तो वहाँ पे ट्रायल्स ना हो। अब एक तरफ ये भी समाअत है, दूसरी तरफ वो भी समाअत है। एक पे राय के अंदर अगर तराजू में तोला जाए, एक तरफ बात ये होती है कि हमें सियासत का लिबादा किसी इदारे को नहीं उड़ाना चाहिए, आपको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। एक तरफ हमने एक इदारे को सियासत से बचाना है, तो दूसरी तरफ हमें यह भी मवाजना रखना है कि हमारा जो निज़ाम प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर कितने सवाल उठते हैं कि हमें यह नौबत आन पड़ी कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स में ये केस लेके जाने पड़े। देखिए, आपने कहा कि एक तरफ फौज ये कहती है कि एहतसाब होना चाहिए, मैं कहता हूं कि ये पूरी कौम इस वक्त ये कहती है कि उन अफराद का, उन एलिमेंट्स का, उस सोच का एहतसाब होना चाहिए कि जिसकी वजह से इस मुल्क में इस अदारे की जो उनसी तनसीबात हैं या बिल्डिंग्स हैं या उस इवन सोचा गया या उस पर प्रैक्टिकली जाके अटैक हुआ और उसमें बिला तफरीक जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इनसाइडर्स हैं चाहे वो आउटसाइडर्स हैं, उन सब को आईन पाकिस्तान और कानून के तहत एहतसाब के कटहरे में खड़ा होना चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क या हमारी फ़ौज इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं कि हम अपने सियासी इश्यूज़ को लेके किसी भी तरीके से जाके जो हमारी डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं उस पर जाके अटैक करें। ये तो हमारे दुश्मन की चाल है जिसको हमने हर तरीके से कर्टेल करना है। अब ऐसी सिचुएशन में जो क्वेश्चन राइज हो गया, वो क्वेश्चन ये हुआ कि जनाब कि अगर ये सब कुछ हुआ तो क्या ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा और इसका ट्रायल आम दहशतगर्दी की अदालतों में होगा, या कि जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फ़ैसले हैं उनकी रोशनी में एतजाज़ एहसन साहब और जो उनसे हैं खोसा साहब वो पटिशन लाए कि इसको आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना करें क्योंकि वो आईन पाकिस्तान उसकी इजाज़त नहीं देता, आप इसको नॉर्मल रूटीन कोर्ट्स में ट्रायल भी करें, सज़ाएँ भी दें। अभी ये जो मुकदमा है, ये मुकदमा तकरीबन एक साइड से कंक्लूड हो चुका है। कल 10-15 मिनट, आधा घंटा चलेगा, फिर अटॉर्नी जनरल हैं। तो जो आज की आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि मैं समझता हूं कि अभी अगर वो कह रहे हैं कि 102 अफराद, तो लेट्स सी कि वो मुकदमा जो वहाँ ट्रायल शुरू हुआ है उसकी क्या नवीयत क्या है, क्योंकि अभी तक तो अदालत को कोई समझा ही नहीं पाया कि जी आर्मी एक्ट के तहत कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है,
प्री ट्रायल जो सी है इंक्वायरीज़ होती हैं, उसमें किस अंदाज में डिटर्मिन किया जाता है। तो ग़ालिबन कल अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे और तफसील से बताएंगे कि जी ये कौन सी स्टेज है और इस मुकदमे ने आगे कितना चलना है। तो ये कल ही वाज़ह होगा, उससे पहले अभी वाज़ह नहीं हो सकता। अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि अदालत के अंदर बहस इस वक्त किस नुक्ते के ऊपर जारी है? सिविलियंस में शुमार किसे किया जाता है? क्योंकि मैं जहाँ तक आज मैंने अदालत का हवाल पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत सी जगहों पे अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से कुछ और मौक़िफ़ अपनाया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात की कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आर्मी के ही अफराद में शुमार होते हैं, वो सिविलियंस में शुमार नहीं होते, उनके ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकते हैं, एक आम शहरी के नहीं हो सकते। तो ये जो बहस जारी थी इसका मुद्दा क्या था और ये ख़त्म किधर पे हो? अभी ख़त्म तो नहीं हुई, अभी बहस जो है वो जारी है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं उनकी जानिब से आज आर्गूमेंट शुरू किए हैं, कल भी जारी रहेंगे। जो सलमान अकरम राजा हैं या इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा हैं, जो इवन फैसल सिद्दीकी हैं, फैसल सिद्दीकी और सरदार लतीफ़ खोसा उनकी पिटीशन की जो प्रेयर हैं उनमें फ़र्क है। लेकिन जो बेसिक पॉइंट यही है कि जो सिविलियंस हैं वो मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल नहीं हो सकता, और उसकी बहुत सारी वजूहात तो देते हैं। आर्टिकल 10A है, फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। या एक अहम पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि 9 मई से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज दिन तक जो है वो नहीं पता था कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू हो चुके हैं या नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवाल है, और यही इस किस्म की मालूमात ही है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हुए हैं या नहीं हुए। अगर शुरू हुए हैं तो क्या उनके वकला जो है वो जो मुल्ज़मान हैं उनको वकला फराहम कर दिए गए हैं, और क्या वहाँ पे फेयर ट्रायल के सारे तकाजे पूरे हो रहे हैं? ये वो बेसिक सवालात हैं। तो आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया कि 102 जो लोग हैं उनके ट्रायल शुरू नहीं हुए, तहकीकात हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ DGI-SPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो ये थोड़ी सी एक कंट्राडिक्शन आई है। जो अटॉर्नी जनरल ने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर DGI-SPR पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा यह ख्याल है कि कल जो चीफ जस्टिस आए या सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद पिटिशनर्स की जानिब से यह सवाल जो है वो रखा जाए। दूसरी बात जो अटॉर्नी जनरल के सामने रखी चीफ जस्टिस ने कि जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं वहां पे उनको एक्सेस नहीं है, उनकी फैमिलीज को एक्सेस नहीं है, उनको फूड अगर प्रोवाइड करना है, बुक्स प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उन तक एक्सेस जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम जब पकड़ा जाता है उसका ट्रायल होने से पहले वो मतलब उसको गिल्टी तो आप नहीं कह सकते, तो उस जो मुल्ज़िम के ड्यूरिंग कस्टडी भी अपने राइट्स होते हैं, तो उन राइट्स वो उनको मिलने चाहिए। बुनियादी पॉइंट ये था। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सलमान अकरम राजा उन्होंने कही कि क्योंकि इन सारी पिटिशंस में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक जितनी भी पिटिशंस चल रही हैं वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की हैं। एक पिटिशन वाहिद वो है जो एक मिलिट्री कोर्ट में जो मिलिट्री की कस्टडी में है एक मुल्जिम, उनके जो वालिद हैं उनकी जानिब से पिटिशन की गई है। सलमान अकरम राजा उसमें वकील है। तो सलमान अकरम राजा ने ये पॉइंट अदालत के सामने रखा कि ये तादाद मतलब यह है कि यह बताया गया कि 102 लोग मिलिट्री की कस्टडी में है। तो उन्होंने कहा यह तादाद नहीं, हमें मतलब तादाद तो चले ठीक है, लेकिन तादाद के साथ साथ 1 से 102 तक नाम उनके लिखे होने चाहिए, उनके एड्रेसेस लिखे होने चाहिए, उनका पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा कहां से है, उसकी फैमिली क्या है, उनको एक्सेस होनी चाहिए। तो बुनियादी पॉइंट ये है कि जो सलमान अकरम राजा ने जो पॉइंट्स दिए और उनका जो फोकस पॉइंट था वो फेयर ट्रायल ही था कि सिविलियंस को आपने सिविलियन कोर्ट में ही जो है वो उसका ट्रायल करना है। अगरचे एक जगह पे जो बात उन्होंने की मुख्तलिफ जो बैरूनी ममालिक की, तो वहां से भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पाकिस्तान का मामला देखना है। फिर अमेरिका के कुछ हवाले दिए सलमान अकरम राजा ने, लेकिन बुनियादी पॉइंट इसी के गिर्द घूम रहा है कि सिविलियंस के ट्रायल जो है वो सिविलियंस कोर्ट में होंगे। ये बुनियादी तौर पे बात यही हो रही है कि सिविलियंस के ट्रायल सिविलियन कोर्ट में ही होंगे। फैसला तो रियासत करना है, फैसला अदालत उस्मा ने करना है। वो जो फैसला होगा उसी के मंदरजात के ऊपर आगे का मंजरनामा वजह होगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी इशू के ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शेवदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन एक हैजानी कैफियत पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर बपा हुई, वो सियासी तौर पे हो, कानूनी तौर पे हो, माशी तौर पे हो।
उसके अंदर बातचीत करने से लोग कतराने लगे। उसके अंदर पाकिस्तान में लोग ये सोचने पर मजबूर हुए कि मैं जिस समत में हूं वो ठीक है, ये जो जिस समत में है वो ठीक है। पाकिस्तान में ये हफ्ज़दा माहौल जिसने जन्म लिया है, उसमें क्या हम सोच सकते हैं कि हम बतौर पाकिस्तानी हमें ही तकद्दुस करना है अपने दूसरे पाकिस्तानियों का, अपने इदारों का, रियासत की हर शय का, और हमें ये तकद्दुस और ये तशख़्ख़ुस बहाल करना है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। इस सोच का परखना किस हद तक ज़रूरी है, इसी बारे में बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर आपने जैसे कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े चुभते सवालात किए गए, सवाल तो यहाँ पे आप ज़बान के ऊपर ताले तो लगा नहीं सकते, यहाँ की किसी नज़रियात के ऊपर भी कदगन नहीं लगा सकते, यहाँ पे तो लोग ये भी बातें करते हैं कि ये सवाल भी अपनी मर्जी के ही करवाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये मौजूदा सूरत हाल में जितनी सियासी हैजानी कैफियत पैदा हुई है, ये जो बंटवारा हुआ है नज़रियात में और सोच में, अगर हमें मुत्तहिद होना है, बैरूनी दुनिया को पैगाम देना है कि रियासत भी हमारी और रियासत के जितने सुतून वो हमारे अपने, ये तमाम सियासी पार्टियां अपनी, ये तमाम लोग अपने, और हम एक मुल्क, एक वतन, एक कौम होके दुनिया को पैगाम दे सकते हैं, उसके लिए कौन सा बीज बोने की ज़रूरत है और उसके लिए कदम कौन उठाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ही बैठना पड़ेगा। जब पिछले साल पॉलिटिकल होने का एक हमने प्रॉमिस किया पाकिस्तान आर्मी ने कि आप पॉलिटिकल पार्टीज खुद बैठें और अपने डिफरेंसेस को हल करें, तो उसके बाद से ये जानी कैफियत जो है वो तारी हुई है। स्टिल के पॉलिटिकल होने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि अभी एक जो पॉलिटिकल लीडर है वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मैं चीफ आर्मी के स्टाफ के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, तो वो अभी भी आर्मी की तरफ ही देख रहे हैं। जबकि आज DGSPR ने एक सवाल के मुतल्लिक़ के जवाब में ये कहा कि फौज उस बात की तायद करेगी, ब्रदर शायद सपोर्ट भी करेगी कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक सीट पे, एक जगह पे होकर बैठें। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज खुद ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे और गेट नंबर 4 की तरफ देखते रहेंगे, तो ये जानी कैफियत ऐसी जारी रहेगी। अब इसमें फौज का रोल, यस, कोऑर्डिनेशन का, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर आपस में बातचीत नहीं कर रही हैं, जैसे कि आप देखें PDM के एलिमेंट्स और PTI के एलिमेंट्स पिछले दिनों के अंदर, पिछले बल्कि कई महीनों से इस बात को डिनाई करते चले आ रहे हैं कि हम एक दूसरे से बात करना वो गवारा ही नहीं कर रहे। तो पॉलिटिक्स नाम भी जो है वो एंगेजमेंट का है। अब एंगेजमेंट नहीं होगी तो वो फौज की तरफ देखते हैं, जिसको फौज टोटली डिनाई कर रही है। तो आज इसका यादा DGSPR ने किया। तो मेरे ख्याल मैं एक चीज ब्रिगेडियर साहब कहना चाहूंगा, जिस तरह आज DGSPR ने कहा कि एक सियासी गिरोह के पास सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडे के कुछ नहीं है। अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है, झूठ करता है, शरंगेजी फैलाना चाहता है, तशद्दुद माहौल को जन्म देना चाहता है, तो वो कोई सियासी गिरोह हो ही नहीं सकता, वो कोई सियासी पार्टी नहीं हो सकती। आप ये कहें कि शरपसंदाना गिरोह है, आप ये कहें कि उनके नज़रियात पाकिस्तान के हिमायत में नहीं है। जब सियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, सियासी गिरोह का हो जाता है, फिर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम जिस सियासी रहनुमा की, जिस सियासी पार्टी की तकलीद कर रहे हैं, ये मुल्क की हिमायत में है या मुखालिफत में। देखिए, इस वक्त अगर आप उसको सियासी पार्टी नहीं कहेंगे तो ये भी जायज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको आप पिछले 1 साल में, जब से कि पिछली गवर्नमेंट गई थी, उस वक्त से लेके कुछ पिछले 2-3 हफ्ते पहले तक डायरेक्ट नाम लेकर इम्प्लीकेट किया जाता रहा कि किस तरह से कुछ जो सीनियर लीडरशिप है वो इस पॉलिटिकल जो है इसको हालात है मुल्क के, खुदा न खास्ता उसके पीछे वो जिम्मेदार है। तो जब आप नाम लेके किसी इंस्टीट्यूशन को, जिसको के दुश्मन मुल्क भी और अंदरूनी तौर के ऊपर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी इसको कमज़ोर करना चाहते हैं, और उसी नैरेटिव को अगर तक़वियत दे रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स के साथ, जैसे कि DGSPR ने भी कहा कि जितना बड़ा ओहदा होता है, जितना बड़ा रैंक होता है, उतनी ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है। इसी तरह आपके अगर पॉपुलैरिटी ग्राफ किसी पॉलिटिकल लीडर का ज़्यादा है तो उतनी उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह के 90 तोले इतने जो है वो सोच समझ के जुमले बोले कि जिसपे आपके नेशनल इंटरेस्ट इफेक्ट ना होता हो। तो वो जो झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल मेरे ख्याल के अंदर, जब उसकी टांगे कोई नहीं है, और अभी उनके बयानात के अंदर उनके लीडर भी खुद भी बयान भी दे रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ जिस पे इल्ज़ाम वो लगाते रहे, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है, जैसे कहा गया कि वो मेरे कत्ल के पीछे भी रहे। तो जब वो इस तरह की चीज़ें नहीं है तो फिर आपने एहजान क्यों बर्पा किया? आपने क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी आप परेशानी में गए और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके पाकिस्तान के इंप्रेशन जो डाउन हुआ। और मैं समझता हूँ ये वो फैक्टर, मेन फैक्टर है
कि IMF और दूसरे जो आपके डोनर्स थे, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट करने से हाथ पीछे खींचे कि एक ऐसे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली लूजर कौन है? पाकिस्तान। लूजर कौन है? यंग जनरेशन, जो कि अभी आपने यूनान में देखा, जो वो बेचारे हमारे 350 जवान वहाँ पे डूब के शहीद हुए हैं, वो क्यों यहाँ से गए? बेसिकली यहाँ के हालात से मायूस होकर। तो मायूसी क्यों फैलाई गई है? तो लिहाजा एक पर्सपेक्टिव है जो डेवलप हुआ है। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGSPR की, मैं समझता हूँ काफी मुश्किल थी और उनकी प्रोफेशनल कैरियर की वन ऑफ द टफेस्ट थी, जिसमें कि बड़े स्ट्रेट सवाल पूछे गए और बड़ा उन्होंने लॉजिकल इसके जवाब दिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो इतनी वो ज़ी-शऊर है कि वो फेक न्यूज और एक्चुअल न्यूज में अब डिफरेंशिएट कर सकेगी। राजा साहब, अगर देखा जाए आज की समात को, तो आज की समात में हमें एक चीज़, मैं पहले साकिब साहब से उसी पे बात कर रहा था कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक जज पहले बैठ के खुद पूछे कि मुझ पे कोई एतराज़ तो नहीं, तो जवाब आए कि नहीं। अगली समात में अटॉर्नी जनरल फिर कहें कि आप पे एतराज़ है और वो जज जो हैं वो बेंच से अलहदा हो जाएं। तो इसमें गलत किसने किया? एतराज़ पहले आयद करने वाले ने या बाद में आयद करने वाले ने? दूसरा ये कि आर्मी एक्ट 2D के हवाले से जो बात चल रही है, उसकी बुनियाद क्यों बनाई गई थी और उस पर इम्प्लीमेंट किस सूरत हाल में किया जा सकता है? देखिए, पहला सवाल जिसमें आपने कहा कि जी बेंच में आज जस्टिस मंसूर पे जो एतराज़ किया गया, आज से जब ये हेयरिंग शुरू हुई तो उन्होंने बड़े ओपनली और कैंडिडली कहा था कि जी चूँकि मेरी जवाद ख्वाजा साहब के साथ कोई रिलेशन है, तो अगर किसी ने ऑब्जेक्ट करना है तो अभी कर दें, ताकि बाद में फिर ये ना हो कि इस केस को मैं सुनना शुरू कर दूं और फिर कोई आके ऑब्जेक्शन हो। जिस पे लर्नेड अटॉर्नी जनरल ने शायद उन्होंने ये समझते हुए अपनी ज़ाती ओपिनियन दे दी कि जी कोई, क्योंकि वो जो उनसे हैं चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर हैं कोर्ट के भी, तो एज ए कोर्ट ऑफिसर उन्होंने ये कह दिया कि जी ठीक है, ओके, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जब वो हुकूमत के पास गए उसके बाद, तो जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे वो डुअल अपना मनसब निभाते हैं, एक तरफ वो चीफ लॉ ऑफिसर हैं कोर्ट के, दूसरी तरफ वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ हुकूमत ने वही काम किया कि जी एतराज़ करो, बेंच को तोड़ो, बेंच को जो फ़ैसला आए उसमें चाहे जो भी फ़ैसला होगा उसको मुतनाज़ा बनाने की PDM जो हुकूमत एक अभी से नहीं काफ़ी अरसे से PDM वाले कोशिश कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट को सामने रखते हुए कि जी पहले आने वाले चीफ जस्टिस चले गए, फिर दूसरे जज चले गए, फिर तीसरे गए, तो ये मेरिट्स पे की बजाय वो ही जो एक उनकी PDM की डर्टी पॉलिटिक्स है उसको सामने रखते हुए इसमें यकीनी तौर पे जो कसूर है वो हुकूमत पाकिस्तान का है। और इसमें जज साहब के पास दो ऑप्शंस थी। एक तो वो ये था कि वो ये कह सकते थे कि मैंने चूंकि कह दिया था, अब हेयरिंग हो चुकी है, उस लेवल पे हम आ चुके हैं, तो मैं रिक्यूज़ नहीं करता। बट अगेन अंडर द कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये जज की डिस्क्रेशन है और वो इस बेंच से अलहदा हो गए, जिसमें बहुत ही अहम किस्म के नौकात जो उनसे हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से और मुल्क में आर्मी की तनसीबात को अटैक करने के हवाले से चल रहे हैं। बट अगेन दिस इज़ हैपेंड, और ये आज नहीं हुआ, पिछले 1.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि जितने भी मुकदमात आ रहे उसमें 4, 3, 3, 2, 5, 7 केस के मेरिट्स पे तो बातें होती नहीं हैं। और हमारी पूरी कौम जो है वो इसी फिगर्स के नंबर पे चली हुई है कि जी आइन क्या कहता है उसको छोड़ दें, खाली ये है कि जी तादाद क्या कहती है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो कि हमारी क्रिमिनल या जो जूरिस्प्रूडेंस है दूसरी, या जो आला कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें इस किस्म का दुनिया में नहीं होता जिसका हमारा इंटरनेशनल लेवल पे मजाक उड़ाया जा रहा है। राजा साहब, आर्टिकल 175 के तहत जो तैनात जज है वो ट्रायल कर सकता है। एक तो इस मामले में बताइएगा कि आर्टिकल 175 क्या कहता है, और आर्मी एक्ट 2D के हवाले से मैंने आपसे पूछा था। हाँ जी, अब देखिए उस पे जजमेंट्स हैं, FB अली की जजमेंट है, उसके बाद लियाकत हुसैन की जजमेंट है, पिंडी डिस्ट्रिक्ट बार की जजमेंट हैं, और भी मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं।
जिसमें जो व्यूज़ लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि जी चूँकि ये कोर्ट तो इस्टेब्लिश है, अब ये बात कहीं नहीं की गई पिटिशनर्स की तरफ से कि आप आर्मी कोर्ट को ही ख़त्म कर दिए, आप ऐसे करें कि आप इस कोर्ट को रहने दें, उसमें से सिविलियन को निकाल दें। अब कोर्ट की डेफिनेशन 175 में तो फिर वो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, कहीं 175 में ये नहीं लिखा हुआ कि फ़ौजी के लिए होनी चाहिए और दूसरे के लिए नहीं होनी चाहिए। तो या तो यहाँ पे उनको एक क्लियर स्टांस लेना होगा। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिटर्मिन करती है 2D में कि आपने एक और उन जजमेंट्स में कि एक नेक्सस डेवलप करना है बिटवीन द सिविलियन एंड द आर्म फोर्सेस रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन या रिगार्डिंग द इशू या जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में, क्योंकि किसी को अभी तक पता नहीं कि जी इस एंड पे क्या कार्रवाई हुई है। मैं साकिब की तरफ जाने से पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगा। राजा साहब, अगर देखा अगर आज DGISPR जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने आला फौजी अफसरान को भी बरतरफ किया है, खुद एहतसाबी का अमल जारी है, कुछ लोगों से तफ्तीश हो रही है, तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी, और उसके अलावा वो 102 लोगों का तज़किरा कर रहे हैं, यानी नेक्सस तो इधर ही वो साबित कर रहे हैं। देखिए, अगर नेक्सस साबित होता है तो फिर तो ये देखे ना, ये इससे बड़ा क्राइम क्या होगा कि अगर फौज सिडक्शन आप उससे मिले हुए है, बगावत पे उकसाना, ये तमाम चीज़ें आपके आइन में कानून में हैं, और अगर ये साबित होता है कि जी नहीं कोई ऐसा था कि जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स और ये मिले हुए थे और ये एक प्री प्लान थी, देन दे शुड बी टेकन टू टास्क। अगर फौज का बंदा जा सकता है तो फिर सिविलियन भी जा सकता है। देन दिस इज समथिंग कि जो दुनिया में होता है, ये नहीं कि ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ है कि जो दुनिया में नहीं हो रही, कि जी अगर फौज किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व कोई सिविलियंस हैं और वो कोई इस किस्म का काम कर रहे हैं, तो अ फर्म स्टेप शुड बी टेकन, दे मस्ट पुट द फीट डाउन। और अगर ऐसा एविडेंस आता है, सिर्फ ये होना चाहिए कि किसी को खाली इस बात पे सज़ा नहीं होनी चाहिए कि चूंकि वो जियो फेंसिंग में उसकी लोकेशन ये आ गई, बट इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड विद कंक्रीट एविडेंस, और अगर वो आता है तो फिर इस पे फैसले भी आने चाहिए। सही, ठीक। साकिब, आर्टिकल 199 की बात हुई थी, उसके अलावा जस्टिस मुनीब ने यह भी पूछा था कि जब इमरजेंसी का नफाज हो या बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो तो क्या आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकते हैं, तो उस पर जवाब क्या दिया गया था? इसके हवाले से जो सलमान अकरम राजा हैं उनका पॉइंट जो है वो यही था कि जो इस किस्म की सिचुएशन में सिविलियंस के जो हुकूक हैं, जो राइट्स आइन ने दिए हैं या ड्यूरिंग ट्रायल उनको जो राइट्स मिलते हैं, वो जो राइट्स हैं वो उनको मिलेंगे। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो राजा साहब ने की कि 102 लोग जो है वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं। उनके हवाले से आज अदालत को एक और चीज़ ये बताई गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि उनकी तहकीकात हो रही हैं, ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो है वो छोड़ दिए जाएं। तो इसका मतलब ये है कि 102 लोगों की हद तक अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं है। 102 लोगों को बाकायदा तौर पर ट्रायल में जो है वो नहीं डाला गया, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो तादाद जो है वो कम भी हो सकती है। एक और चीज़ थी कि ये पिक एंड चूज़ कैसे जो है वो किया जा रहा है कि ये इसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा और दूसरे का ट्रायल जो है वो सिविलियन कोर्ट में होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उनकी जानिब से भी उठाया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर उनकी जानिब से भी ये सवाल उठाया गया, और दीगर जो बेंच के जजेस हैं उन्होंने भी कि पिक एंड चूज आप कैसे करेंगे कि फलां जो है वो 102 लोग जो है उनका ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट में होगा, बाकियों का जो है सिविलियन कोर्ट में होगा। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब शायद अटॉर्नी जनरल जो है वो कल जब चेयरमैन PTI के जो वकील हैं वो दलाइल दे चुके होंगे, तो उसके बाद इस सवाल का जवाब भी वो उनके सामने रखेंगे कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, किस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि फलां का ट्रायल हमने मिलिट्री में करना है और फलां का ट्रायल जो है वो मिलिट्री सिविलियन कोर्ट में होगा। यानी इसमें बहुत से सवाल और भी उठाए गए थे कि अपील का हक उसके पास होगा या नहीं होगा, वो जो फैसला हुआ उसके मंदरजात किसके सामने होंगे, उसको जो ट्रायल का हक मिला है उस शफाफियत कितनी होगी, इसके बारे में सवालात होंगे, तो इसका तरीकाकार क्या वजह होना चाहिए। नाज़रीन, इसी पे बात होगी। एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ये जो मंजरनामा अपनाया जाता है इदारों की मुखालिफत का, उसको फिर सियासी बयानिया बनाया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। ये हम हर दौर में देखते हैं। कुछ अरसे बाद कोई भी सियासी जमात उठती है और इदारों के मुखालिफ बयानिया बना लेती है, चाहे वो अदालतों के मुखालिफ हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हो, और फिर वो बिकता है, कुछ अरसे बाद खामोश हो जाता है। ये पाकिस्तान में ऐसी सियासत क्यों पनपती है, उसकी वजूहात क्या हैं? ब्रिगेडियर साहब, ए पॉलिटिकल अगर इदारे ने होने का बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन बहुत से मामलात के ऊपर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की सियासत में हमें फिर से वही सबक पढ़ने को मिलता है या वही फिल्म देखने को मिलती है जो गुज़श्ता 10 सालों में हमने देखी होती है? पहले कोई और जमात थी जो बबांगे दोहल नारे लगाती रही, इल्ज़ामात लगाती रही, फिर कोई और जमात आ गई, हो सकता है मुस्तकबिल में फिर कोई और जमात आ जाए। ये सियासत के अंदर से इस उनसर के खात्मे के लिए कौन सा काम करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो शुरू से ही इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो रही, और चूंकि सिक्योरिटाइज किस्म की हमारी स्टेट है जिसकी चारों तरफ दुश्मन है, तो वहाँ पे हमने 3 जंगें भी लड़ी हैं इंडिया के साथ और लिमिटेड वॉर्स भी लड़ी हैं, तो उसमें आर्मी जो है वो रहा है। अब फौज ने जब ए पॉलिटिकल होने का कहा है तो ये लोगों का हजम भी नहीं हो रहा। अब मैं इसकी जो आपने कहा कि क्या हम दोबारा उसी डगर पर आना पड़ेगा। अब जब पिछली गवर्नमेंट के अंदर जब बबांगे दोहल जैसे आपने कहा कि उसके हक में नारे लगाते और अब अगेंस्ट हैं, तो पाकिस्तान आर्मी जो कोई डिपेंडेंट अदारा तो है नहीं, वो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट उसके सबसर्विएंट है। तो अगर हमारी लीडरशिप जाके प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं, तो जो पिछली पॉलिटिकल पार्टी से गवर्नमेंट रही है वो कहेगी कि कल तक तो ये गालियां दे रहे थे और ये उनके खिलाफ बुरा भला कुछ कह रहे थे, तो आज उनके साथ क्यों बैठ रखे? तो क्या फौजी क़यादत क्या उनको मना कर दे कि हमें नहीं मिलना? तो ये एक इस तरह की परसेप्शन, ये मिसपरसेप्शन फैलाई जाती है। मैं बजाय इसके कि उसको एज ए इदारा देखें, वो ज़ातियात के ऊपर आ जाता है, जो बहुत गलत बात है। लीडरशिप को मलाइन करना, बेसिकली इंस्टीट्यूशन को मलाइन करना है। तो जब तक आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, तो आप अगर आप कहते हैं ए पॉलिटिकल है और आप सिक्योरिटी के ऊपर जाके बात करते हैं, ये जैसे अपनी फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट की, तो अगर वो चीफ आर्मी स्टाफ उसमें कोऑर्डिनेशन या आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको लुक आफ्टर करेंगे, तो क्या इसका मतलब है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होंगे? इट्स नॉट पॉलिटिकल पार्टी, इट इज द फेडरल गवर्नमेंट जिसके साथ जाके चीफ आर्मी स्टाफ खड़े होंगे। तो ये जो मिसपरसेप्शंस हैं जो अवाम में फैलाई जाती है, उसको हर सूरत रोकने की जरूरत है। राजा साहब, एक आज दस्तखत कर दिए गए कायम मकाम सदर की जानिब से इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी, उसके बाद वो बाकायदा कानून बन गया। आपकी नज़र में इसमें बेनिफिशरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं या नहीं हैं? सिर्फ जहांगीर तरीन साहब हैं? नवाज शरीफ साहब का मामला अभी मुबहम है। देखिए, एक तो मैं जनरलाइज बात कर दूं कि जितनी भी पिछले 1.5 साल में कानून साजी हो रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक और चंद लोगों को बेनिफिट को सामने देख के, चाहे वो ECL की हो कानून साजी, चाहे वो नैब अमेंडमेंट्स हों, चाहे वो इलेक्शन की हो, चाहे वो अभी जो ये वाली है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी ख़ास मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को या उसकी लीडरशिप को फ़ायदा। अब अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस मैं ख़ुद इस पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है परपेचुअल नहीं होनी चाहिए, ताहयात किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने केस में कि जनाब अगर ये चूँकि साइलेंट है कानून आईन पाकिस्तान, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये जब तक कानून साजी करके इसको लिमिट ना कर दिया जाए तो ये हम यही समझेंगे ये तायात है। अब कानून साजी करके उसमें एक मियाद मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये कानून साजी सिंपल कानून साजी होनी थी या ये आइन के अंदर अमेंडमेंट होनी थी, क्योंकि इस बात पे इसको चैलेंज किया जाएगा। दूसरी बात रही कि क्या जहांगीर तरीन अगर ये ऐसे ही रहता है कानून, ऑब्वियसली जहांगीर तरीन स्ट्रेट अवे इसमें फ़ायदेमंद हो जाएंगे, क्योंकि वो एक कॉन्विक्ट नहीं है, उनकी सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन है। मियां नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो एक तो ये डिस्क्वालिफिकेशन थी, नैब में भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं और वहाँ पे कॉन्विक्ट हैं। तो अगर वो सियासी मैदान में आना चाहते हैं तो उनको पहले अपनी नैब की जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें बरीयत हासिल करनी होगी, वहाँ से एक्विटल हासिल करना होगा, उसके बाद उनको कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इस अमेंडमेंट से डायरेक्टली उनको जब तक नैब के फ़ैसले नहीं होते फ़ायदा नहीं होगा।
हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर वो नैब्स निकल गए तो फिर वो ऑब्वियसली उसी दिन उनको वो सियासत में आ जाएंगे और वो अगले वज़ीर आज़म बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पीडीएम की तरफ से होंगे। सही। साकिब, आज जो बात हुई है इलेक्शन के हवाले से भी तज़किरा हुआ, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का था, उस पे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या रहे हैं? हुकूमत की तरफ से उसमें जो दरअंदाजी की कोशिश की जाती रही या हुकूमत की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, तो उस पे क्या फैसले के हवाले से कोई इशारा दिया चीफ जस्टिस? जी बिल्कुल, इशारा चीफ जस्टिस ने दिया। और जो हुकूमत का जो रवैया बज़ाहिर जो है वो लगा कि गवर्नमेंट ने 2 रोज़ या 3 रोज़ पहले जो है वो इतराज़ नहीं किया और आज इतराज़ किया कि ये केस जो है वो ईद से पहले तक जो है वो शायद कंक्लूड ना हो, मतलब लिंगर ऑन करने के लिए कंक्लूड ना हो सके। तो इसको जो बेंच था या चीफ जस्टिस से उन्होंने भी महसूस किया और उन्होंने फिर उसका हवाला भी दिया और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद आगे चलकर जो चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से भी फैसला जो है वो दे सकती है। कल का दिन बड़ा अहम है, लेकिन उसमें हुकूमत की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि 2-3 वकला मुख्तलिफ जो है वो आएंगे। हो सकता है कि वो टाइम मांगे, आर्गूमेंट्स के लिए टाइम मांगे, कल जो है वो आर्गूमेंट्स कंक्लूड ना हो सकें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मामला ये आएगा कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स जो अगर ट्रायल आगे बढ़ा रही हैं या उनके हवाले से जो स्टे ऑर्डर के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं पिटिशनर्स, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है? अगर कल जजमेंट नहीं आती तो क्या कंसिडर कर सकती है या करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो उस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहती है। एक आखिरी बात जो है राजा साहब ने जो बात आपने सवाल पूछा था, जो नवाज शरीफ हैं उनके हवाले से 2 केसेस जो इंपॉर्टेंट है नैब के, एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया, उन 2 में वो कन्विक्शन है उनकी। तो खबर यह है कि जो एवनफील्ड रेफरेंस का जिसमें जो मरियम नवाज हैं वो बरी हो चुकी हैं, तो उनका केस जो एवनफील्ड का केस है वो तो तकरीबन क्लियर है। मैं ये समझता हूं कि उसमें कोई फॉर्मेलिटीज हैं, वापस उन्होंने आना है, केस ओपन होगा, उनका केस सुना जाएगा और उसके बाद उनकी कन्विक्शन जो है वो 100% तकरीबन नजर आ रही है, क्योंकि मरियम नवाज का केस और उनका केस जुड़ा हुआ था, तो वो जजमेंट वही बताती है। दूसरा केस है अल अजीजिया रेफरेंस का, उस केस में भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो मौजूद है। उसके मेरिट्स पर जाने से पहले जो मरहूम जज हैं अरशद मलिक, उनकी वीडियो आई थी, उस वीडियो के तनाजुर में उस केस को देखे जाना है। तो बज़ाहिर वो केस भी रिमांड बैक हो सकता है। जैसे ही वो रिमांड बैक होगा तो नवाज शरीफ जो है उनकी जो उसमें सजा हुई है वो जो है वो कलअदम हो जाएगी और दोनों केसेस में सजा खत्म होने से उनकी जो नाअहली है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो सकती है। सही, उनकी नाअहली खत्म हो सकती है। आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, वैगनर जो ग्रुप है रशिया का, उसने किराए की फौज भर्ती करने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा काम किया ना, वो बटन दबाने वाली फौज भर्ती की पूरी दुनिया में, और वो काम करती रही जिसने नज़रियात को तब्दील किया। अब आप ये देखिए कि अगर रियासत के अंदर लोग मौजूद नहीं है, बाहर बैठे लोग मौजूद हैं और उन पे रियासती कवानीन का इतलाक नहीं होता, तो वहाँ पे नज़रियात को किस तरीके से तब्दील किया जाएगा या वो जंग किस तरीके से लड़ी जाएगी? अगर आप पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात कर रहे हैं तो जिन जिन ममालिक के अंदर ऐसे अनासिर हैं जो सोशल मीडिया में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ तो प्रॉब्लम आएगी, वहाँ प्रॉब्लम आएगी और वहाँ के कानून के मुताबिक आप उनके साथ डील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वैगनर जो भी वहाँ पे हुई थी, बगावत जो उन्होंने की थी वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ, तो बेसिकली मर्सनरीज थे जो पैसे लेके लड़ते थे, और पैसे लेके लड़ने में अगर आप पैसे कम दे रहे हैं और दूसरी अपोजिंग पार्टी अगर आपको ज़्यादा पैसे दे दे या आपको अच्छी अपॉइंटमेंट दे दे तो आप उस तरफ टिल्ट कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वैगनर को आप पाकिस्तान के हालात के साथ शायद नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया और गलत एक फेक न्यूज़ या नैरेटिव्स फैलाई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे इशू उठाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे एलिमेंट्स का जो है उनकी सरकोबी की जा सके। ठीक, राजा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। एक सवाल आखिरी आपसे, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में सुकम क्या है? क्योंकि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इस पे बात की, हमें तो ये पता चला कि इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन का ऑफिस ही मौजूद नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन के जो लूप होल्स हैं उसे ख़त्म किस तरीके से किया जा सकता है, और अगर वो ख़त्म नहीं हो रहे तो उसकी बुनियादी जड़ कौन? देखिए, प्रोसिक्यूशन की हद तक अगर, चूंकि अब वक्त कम है, नहीं तो मैं आपको शुरू करता है कि ये अदालती निज़ाम में कहाँ से गलती है, और चूंकि ये उसी का एक चैप्टर है, एक विंडो है
लेकिन जस्ट टू बी सिंपल, प्रोसिक्यूशन को आपने हमेशा इंडिपेंडेंट रखना है, उसको हुकूमत के अंडर नहीं, क्योंकि हुकूमत तो एक केस बनाती है और जब प्रोसिक्यूशन उसके इन्फ्लुएंस में है, उसके अपॉइंटीज हैं, तो फिर वो हुकूमत के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस पे चलते हैं। वो अपनी इंडिपेंडेंट राय कायम नहीं कर सकते कि जी क्या ये केस बनता है, क्या एविडेंस काफ़ी है या नहीं। तो इसको हुकूमत से अलहदा करके, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जब तक ये अलहदा से एक इंडिपेंडेंट अदारा नहीं होगा तो प्रोसिक्यूशन को समझा जाएगा कि वो हुकूमत की बी टीम है। तो फिर चाहे वो FIA के केसेस हों, मियाँ शहबाज शरीफ के या दूसरे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर चाहे कोई और केस हो तो जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो इम्प्लीमेंट होंगी। यानी प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को हुकूमत से अगर अलहदा करके देखा जाए और हुकूमत की बी टीम ना बनाया जाए तो बहुत सा जो हमें मंजरनामा देखने को मिलता है वो वैसा ना मिले। प्रोसिक्यूशन का निज़ाम भी बेहतर हो, निज़ाम इंसाफ के ऊपर उंगलियां भी ना उठे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, साकिब बशीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।